बच्चों, तो जी हाँ, हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में और असेसमेंट प्रोसीजर को लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं सर, खत्म करने में आ गए हैं। अब असेसमेंट प्रोसीजर का लास्ट पार्ट चल रहा है। असेसमेंट प्रोसीजर का लास्ट पार्ट है बेटा फेसलेस असेसमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फेसलेस असेसमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, क्योंकि देखिए पूरा प्रोसीजर लिखा है, फेसलेस असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेकिन फेसलेस असेसमेंट जो है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसको नहीं पूछा जा सकता। इसमें से हो सकता है शायद अपील वाला पार्ट पूछ ले, हो सकता है इनमें से असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट वाला पार्ट पूछ ले, पूरा का पूरा स्कीम ही आपको पूछ ले, ऐसा कम पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनिए, जितने भी आपके असेसमेंट थे, जैसे 143 और 144, ये दो मेन असेसमेंट थे। बाकी तो असेसमेंट जो है, ये बाकी तो क्या है, सिर्फ पावर टू डू दी असेसमेंट, एक्चुअल असेसमेंट है ही नहीं। बाकी तो क्या है, पावर टू डू दी असेसमेंट, एक्चुअल असेसमेंट है ही नहीं। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। सबसे पहले 2019 के अंदर में निर्मला सीतारमन जी ने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या किया, पूरा का पूरा असेसमेंट को फेसलेस में डाल दिया। शुरुआती तौर पे सिर्फ 143 इसके अंदर में था, और बाद में इसके अंदर में 144 भी क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इसके बाद क्या हुआ, एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई 2019, इसे अपग्रेड किया गया 20 एंड 21 के अंदर में। अभी जो चल रही है फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2021 चल रही है, एंड थोड़े बहुत करेक्शन इसके अंदर में किए जाते हैं। अच्छा जी सर, इस स्कीम के तहत क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक हायर अथॉरिटी सेटअप करी गई, जिसको नाम दिया गया एनईएसी। जिसको क्या नाम दिया गया, एनईएसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। बराबर है। एनईएसी पूरे इंडिया में एक ही अब अथॉरिटी रहेगी। तो जो पहले होता था कि अलग अलग एओस होते थे, अलग अलग शहर के अंदर में होते थे, ये सारा चीज इन्होंने कट कर दिया, और देयर इज ओनली वन सिंगल अथॉरिटी, एनईएसी। तो अब सीधा सीधा क्या कर दिया उन्होंने, किसी के भी पर्सन का, याद है आपको फेसलेस असेसमेंट लाया क्यों था, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन एसएससी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यस और नो, बस इसी चीज को एलिमिनेट करते हुए इन्होंने सिस्टम बेरिंग रख दी। क्योंकि कहीं ना कहीं करेक्शन करप्शन वाला भी पॉइंट आता था कि चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, करेक्शन वाला भी सिस्टम आता था कि चीजें करेक्ट कर दी जाती थी, इवन दो वो गलत होता था तो भी। तो ऐसे केसेस के अंदर में इन चीजों को कर्व अप करने के लिए क्या किया गया, फेसलेस असेसमेंट स्कीम लाया गया। क्या लाया गया मालिक, फेसलेस असेसमेंट स्कीम लाया गया। अब इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत, अब इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत चीजें कैसे होने लग गई। इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत चीजें क्या की गई, बहुत जबरदस्त तरीके से हैंडल की गई। सबसे पहले एक एनईएसी सेटअप किया गया। कहां सेटअप किया गया, दिल्ली के अंदर में। एनईएसी के बाद में कई छोटे आरईएसी सेटअप किए गए। आरईएसी के फुल फॉर्म क्या है सर, आरईएसी का फुल फॉर्म है रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स सेटअप किए गए। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स के अंदर में, हर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर में 4 यूनिट सेटअप किए गए। पहला बना असेसमेंट यूनिट, दूसरा बना वेरिफिकेशन यूनिट, तीसरा बना टेक्निकल यूनिट, और चौथा बना आपका सर रिव्यू यूनिट। ऐसे 4 यूनिट बनाए गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबसे पहले, अब होता क्या था, जहां पहले एक ही ऑफिसर सब कुछ काम करता था, बराबर है, अब इसको कर दिया टीम बेस्ड असेसमेंट। मतलब असेसिंग ऑफिसर जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर काम करेगा, इसमें अगर उसको कोई वेरीफाई करना है तो वो दूसरा ऑफिसर करेगा, इसमें उसको कुछ टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो वो तीसरा ऑफिसर करेगा, रिव्यू करना है इसने जो रिपोर्ट बनाई है उसको वो चौथा आदमी करेगा। मतलब इंटर डिपार्टमेंट भी जो सिचुएशन होती थी, इन्होंने इंटर डिपार्टमेंट भी सिचुएशन खत्म कर दी। इन्होंने क्या किया मालिक, इंटर डिपार्टमेंट सिचुएशन भी खत्म कर दी। अब एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को पहचानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है सब मिल बांट के कार है, वो भी सिचुएशन इन्होंने पूरी की पूरी खत्म कर दी। वो भी सिचुएशन इन्होंने पूरी की पूरी खत्म कर दी। तो सबसे टॉप में आएगा एनईएसी, एनईएसी के बाद आएगा आरईएसी, आरईएसी के बाद क्या होगा सर, आरईएसी के बाद असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। ऐसे 4 यूनिट बनेंगे। गेटिंग इट, चेक। बराबर है। अब क्या होगा सर, ध्यान से सुनिए। जितने भी कम्युनिकेशन होंगे इस पूरे गेम के अंदर में, ये सारे कम्युनिकेशन कैसे होंगे बेटा, ऑनलाइन। जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, ये सारे कम्युनिकेशन कैसे होंगे बेटा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा सर, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, ये सारे कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन हो रहे हैं, इसको हैंडल किया जाएगा सिर्फ एनईएसी के थ्रू ही। इसको हैंडल किया जाएगा किसके थ्रू बेटा, एनईएसी के थ्रू ही। मतलब डिपार्टमेंट
विल बी NEAC। NEAC नोटिस भेजेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, इंक्वायरी करेगा, मतलब जितने सेक्शन हम पढ़ के आए, यानी 143(1) हो गया, 142 हो गया, 143(2) हो गया, 142(2A) हो गया, जितना पूरा कंप्लायंस का पार्ट है, ये पूरा का पूरा कौन करने वाला है सर? अब ये पूरा का पूरा करने वाला है NEAC। गेटिंग द पॉइंट? ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर में जाते हैं हम लोग कि सर होगा क्या। सबसे पहले अब किसी को भी असेसमेंट करना है तो NEAC क्या करेगा, ध्यान से सुनना। NEAC, REAC और हर REAC के अंदर में 4 यूनिट, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे 4 यूनिट बनेंगे। मान लो ये है असेसी, तो सबसे पहले NEAC असेसी को क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। NEAC असेसी को क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, और नोटिस भेज करके क्या कॉल करेगा, इंफॉर्मेशन कॉल करेगा। बराबर है। अब जिसका भी असेसमेंट ओपन करना है, NEAC किसी पर्टिकुलर REAC के किसी पर्टिकुलर असेसमेंट यूनिट को ये केस सीधा सीधा ट्रांसफर कर देगा। मतलब NEAC ही अब असाइन करेगा ऑफिसर कौन होगा, राइट। और ये किस बेसिस पर असाइन होता है भैया? जो ऑफिसर खाली बैठा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो ऑफिसर खाली बैठा है उसको क्या किया जाएगा, ये पूरा का पूरा केस हैंड ओवर किया जाएगा। तो जो ऑफिसर खाली बैठा है उसको क्या कर दिया जाएगा, ये पूरा का पूरा केस हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अच्छा जी सर, इसके बाद क्या होता है, असेसमेंट यूनिट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट यूनिट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए असेसमेंट करने के लिए। टेंशन नहीं है। अब असेसमेंट यूनिट को भी जो कम्युनिकेशन करना है वो किससे, असेसी से डायरेक्ट नहीं करेगा, वो NEAC को कम्युनिकेट करेगा। NEAC किसको कम्युनिकेट करेगा, असेसी को कम्युनिकेट करेगा। जैसी इंफॉर्मेशन आएगी NEAC असेसमेंट यूनिट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब असेसमेंट यूनिट को क्या करना है, किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, किसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, किसी पॉइंट को वेरीफाई करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए अगेन NEAC को असाइन करेगा। NEAC किसी दूसरे रीजनल ऑफिस के किसी वेरिफिकेशन यूनिट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यानी अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है वेरिफिकेशन यूनिट भी उसी रीजनल ऑफिस के अंदर में हैंडल हो रहा है, नहीं। उसी रीजनल ऑफिस के अंदर में हैंडल हो रहा है, नहीं। ये बिल्कुल अलग चल रहा है, ये अपना अलग गेम खेल रहा है। मान लो कोई टेक्निकल पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, मान लो कोई टेक्निकल पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, असेसमेंट यूनिट NEAC को बताएगा, NEAC किसी दूसरे रीजनल अथॉरिटी के किसी दूसरे यूनिट को क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा। एक बार सारा इंफॉर्मेशन हुआ, सारी चीज हुई, असेसमेंट यूनिट अब अपना क्या करता है, असेसमेंट पूरा का पूरा वेरीफाई करता है। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात इसके अंदर में क्या होती है कि सर जो डॉक्यूमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, ये पूरी की पूरी कैसे दी जाएगी, फिजिकल फॉर्म में दी जाएगी। आंसर इज नो, ये पूरी की पूरी PDF फॉर्म में दी जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जितना भी असेसमेंट होता है, इस सारा असेसमेंट का जो कैलकुलेशन होता है ये असेसमेंट यूनिट करता है। असेसमेंट यूनिट फिर एक ड्राफ्ट बनाता है, ये ड्राफ्ट वो NEAC को देता है। ये ड्राफ्ट वो किसको देता है, NEAC को देता है। NEAC ये ड्राफ्ट देने के बाद किसको कम्युनिकेट करती है सर, रिव्यू यूनिट को कम्युनिकेट करती है कि इस ड्राफ्ट को चेक करो और इसमें अगर कुछ गलती है तो आप हमें क्या करो, कम्युनिकेट करो। रिव्यू यूनिट या तो उस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देता है या तो चेंजेस बोलता है, और ये चेंजेस NEAC वापस से किसको देती है, असेसमेंट यूनिट को देती है। बोलती है भैया आप क्या करो, रीवेरीफाई करो। रीवेरीफाई करने के बाद एक बार जब फाइनल ऑर्डर बन गया, ये फाइनल ऑर्डर NEAC किसको ट्रांसफर करती है सर, असेसी को ट्रांसफर करती है। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इतना लंबा प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि आपको पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता इतना लंबा प्रोसेस आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। लेट्स चेक द होल थिंग। जो जो चीजें आ सकती है मैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। सबसे पहले क्या आएगा सर, NEAC आएगा, NEAC के नीचे REAC आएगा। REAC के नीचे कितने यूनिट रहेंगे मालिक, 4 यूनिट रहेंगे, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। सबसे पहले आते हैं असेसमेंट यूनिट के ऊपर, इनका काम क्या है। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। असेसमेंट यूनिट का काम क्या है, वेरिफिकेशन यूनिट का काम क्या है, टेक्निकल यूनिट का काम क्या है, रिव्यू यूनिट का काम है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं असेसमेंट यूनिट के अंदर में। असेसमेंट यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहला टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट। सबसे पहला ई असेसमेंट कंडक्ट करने का काम इनका हुआ। टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग असेसमेंट, असेसमेंट करने का पूरा काम, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स और मटेरियल
or determination of liability, seeking information and clarification, such other function as may be prescribed. तो in short जो अब AO करता था वो assessment unit करेगा, राइट असेसमेंट कंप्लीट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, अदर फंक्शन जो भी रहेगा वो कैरी आउट करेगा, राइट। दूसरा आता है वेरिफिकेशन यूनिट। लेट्स चेक वेरिफिकेशन यूनिट क्या करता है। टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट, ई असेसमेंट को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, वेरिफिकेशन यूनिट करता है। टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वेरिफिकेशन विच इंक्लूड इंक्वायरी, क्रॉस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो भैया जितनी चीजों के ऊपर आपको क्या चाहिए था, सबूत चाहिए था, एविडेंस चाहिए था, इंक्वायरी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ये सब काम करने का काम किसका है, वेरिफिकेशन यूनिट का है। Let's start with the technical unit. To facilitate the conduct of e-assessment to perform the functions of providing technical assistance, for example, legal, accounting, forensic। अगर मान लीजिए लीगल इशू की बात चल रही है, ये अलाउ होना चाहिए या नहीं, या किसी पर्टिकुलर केस लॉ से रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए, वो ये देखेंगे। भैया अकाउंटिंग सही तरीके से हुई है कि नहीं है, इसका वेरिफिकेशन ये लोग कर लेंगे। फॉरेंसिक अगर मान लीजिए कहीं फ्रॉड वगैरह का केस लग रहा है तो एक बार फॉरेंसिक को दिखा देंगे, वैल्यूएशन ले लेंगे। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर के थ्रू डीलिंग हो रहा है तो भैया एक बार वेबसाइट और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चेक कर लो, कहीं मनी इधर उधर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एंड सच अदर टेक्निकल मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। लास्ट आता है रिव्यू यूनिट। लास्ट कौन सा आता है बेटा, रिव्यू यूनिट। रिव्यू यूनिट का काम क्या बनता है सर, रिव्यू यूनिट का काम बनता है, रिव्यू यूनिट का काम बनता है टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसको रिव्यू करने का काम किसका बनता है, रिव्यू यूनिट का बनता है, विच इंक्लूड्स चेकिंग वेदर रिलेवेंट एंड मटेरियल एविडेंस हैज बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। क्या सारे मटेरियल एविडेंस रिकॉर्ड्स पे आए हैं, नहीं आए हैं, क्या सारा पार्ट बराबर हैंडल किया गया है, नहीं किया गया है, वो सारी चीज यहाँ पे हैंडल होती है। गेटिंग द पॉइंट। अच्छा जी सर। All communication amongst the assessment unit, review unit, verification unit, technical unit shall be through NEAC only। मतलब इनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहता। सिस्टम ही इस तरीके से बनाया गया है कि वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जब भी देंगे वो NEAC को जाएगा, और NEAC क्या करेगा, अलग अलग जगह पे इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। NEAC क्या करेगा, इसका अलग अलग जगह पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी सर। द यूनिट्स हैव द फॉलोइंग अथॉरिटी। हर यूनिट के अंदर में कौन सी अथॉरिटी होगी, जाहिर सी बात है एओ तो होने ही है, एओ होने हैं एसी, एडी, जेसी, जेडी, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड सच अदर अथॉरिटी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, एग्जीक्यूटिव एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखिए कौन से असेसमेंट कवर होते हैं, अब इसमें 143, 144, 147 तीनों कवर होते हैं, राइट। द NEAC अंडर दिस स्कीम शैल मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। NEAC शैल सर्व द नोटिस ऑन द असेसी। 143(2) का सबसे पहले क्या किया जाएगा, नोटिस सर्व किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उससे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। अब जहां पहले फिजिकल ऑफिस में बुलाते थे, अब वो फिजिकल ऑफिस में बुलाना क्या हो जाएगा, बंद। द असेसी शैल फाइल हिज रिस्पॉन्स विद इन 15 days टू NEAC। The taxpayer case get assessed under the e-assessment if taxpayer has filed the return of income under 139, or has furnished the ROI response to notice, or failed to furnish the return under 142(1), or failed to furnish the return under 148(1। इन चारों भी केसेस में क्या किया जाता है सर, आपका असेसमेंट कैरी आउट किया जाता है। फिर NEAC क्या करेगा, NEAC shall assign the case selected for the purpose of e-assessment to specific assessment unit in any one REAC through an automated allocation system। तो भैया आपने रिटर्न भरा या आप रिटर्न भरने में फेल हो गए, दोनों भी केस में आपका क्या हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है, ये तो हम जानते ही है। दोनों भी केस में क्या हो सकता है सर, आपका असेसमेंट होता है, ये तो हम जानते ही है। यस और नो। Once the case is assigned to the assessment unit, it may make request to NEAC for obtaining further information, conduct certain inquiry, seeking technical assistance। ये भी अब क्या होता है बेटा, ऑटोमेटिक होता है कि NEAC जैसी केस असाइन करता है वैसी ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन एंड अदर चीज के लिए रिक्वेस्ट आ जाती है। अपॉन रिक्वेस्ट NEAC shall issue, upon request NEAC shall issue appropriate notice on requisition to such assessee person specifying the time therein to submit the information। assessee
or any other person shall file his response to the notice within time specified therein or such extended time as may be allowed. Upon request, NESC will issue the notice to verification unit in one of the regional e-assessment center through a automated allocation system. Upon request, NESC will issue the notice to technical unit also. NESC will send the report received from various unit to the concerned assessment unit. तो भैया क्या किया, NESC ने जैसी रिक्वेस्ट आई थी वेरिफिकेशन यूनिट को कम्युनिकेशन किया, टेक्निकल यूनिट को कम्युनिकेशन किया एंड रिव्यू यूनिट को भी क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया. अब इसके बाद क्या होता है, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है NESC वापस किसको प्रोवाइड कर देता, असेसमेंट यूनिट को प्रोवाइड कर देता. In case a taxpayer failed to file the response to the notice, NESC will issue the notice under section 144 to make the best judgment assessment. अगर प्यार से आपको इन्फॉर्मेशन देने बोली थी एज असेसी, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम क्या करेंगे सर, हम सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इशू कर देंगे. हम सीधा क्या करेंगे सर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इशू कर देंगे. अच्छा जी सर. The taxpayer can file a response to notice under 144. However, the taxpayer does not file the response, the National E-Assessment Center will inform the assessment unit, who will in turn prepare the draft assessment unit order under the best judgment assessment. अगर असेसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो सीधा सीधा क्या करेंगे, असेसमेंट यूनिट को बोलेंगे कि आप सीधा सीधा ड्राफ्ट कर दो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. अच्छा जी सर. The assessment unit shall, after taking into account all material records available, draft the assessment order or draft the assessment order to the best of his judgment as the case may be. तो या तो वो regular assessment order डालेंगे या तो वो best judgment order assessment डाल देंगे अपने हिसाब से as the case may be. Accepting the income or sum payable or the refund due. Yes. फिर क्या करेंगे, assessment unit shall, while making draft assessment order, provide the details of penalty to be initiated therein also. जैसे कि आप जानते हैं हर ऑर्डर के साथ पेनल्टी ऑर्डर साथ साथ में आता है, yes or no, और उसके अंदर में लिखा होता है that penalty order will be processed separately, तो वो भी इसके साथ इनिशिएट कर देंगे. इसके बाद क्या होगा, NESC सबसे पहले इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एनालाइज करेगा और इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एनालाइज करने के बाद वो फाइनलाइज करेगा एक कॉपी को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा असेसी को, राइट, और रिव्यू यूनिट को भी एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रोवाइड कर देगा. तो चेक करिए, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल एग्जामिन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द बोर्ड, फाइनलाइज द असेसमेंट एज पर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सर्व कॉपी for initiating penalty proceeding, serve a copy for initiating penalty proceeding if any on the assessee. Provide an opportunity to the assessee in case any variation prejudicial to the interest of assessee is proposed. अगर मान लीजिए कुछ प्रेजुडिशियल हो रहा है assessee के बिहाफ पे तो उनको क्या किया जाएगा सर, कम्युनिकेट किया जाएगा. असाइन करेंगे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू अ रिव्यू यूनिट इन एनी वन ऑफ द रीजनल असेसमेंट सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम. अब रिव्यू यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, रिव्यू यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कम्युनिकेट करना. किसको कम्युनिकेट करना, यू नो NEAC को. अगर इसमें कोई चेंजेस है, अगर चेंजेस नहीं है तो वो बोलेंगे भैया इसको फॉरवर्ड करो, कॉन्कर करो, जो किया है वो सही किया है. The review unit shall conduct the review of the draft assessment order, refer to it by NEAC whereupon it may decide to concur with the draft assessment order और सजेस्ट वेरिएशन एज इट डीम्ड फिट. तो रिव्यू यूनिट के दो काम है, या तो इसे एक्सेप्ट कर लो या तो कोई वेरिएशन है तो क्या कर लो, सजेस्ट कर लो. अब वेरिएशन किसके पास आए होंगे, NEAC के पास आए होंगे, यस और नो. जैसे कोई वेरिएशन आया होगा वो किसको प्रोवाइड करेंगे, असेसमेंट यूनिट को प्रोवाइड करेंगे. NEAC shall, upon receiving the concurrence of review unit, finalize the draft assessment order or provide OOBH to the taxpayer. NEAC shall, upon receiving the suggestion for variation from the review unit, assign the case to an assessment unit other than the assessment unit which has prepared the draft assessment order. अब क्या होगा सर, ध्यान से सुनिए. रिव्यू यूनिट से जैसे ही केस आया, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले असेसमेंट यूनिट का जो ऑर्डर था वो प्लस रिव्यू यूनिट का जो ऑर्डर था वो, ये दोनों उठा करके क्या कर दिया जाता है, किसी तीसरे असेसमेंट यूनिट को दे दिया जाता है. वो चेक करेगा इसने क्या किया है, इसने क्या बोला और फाइनलाइज क्या करना है. नेक्स्ट, the assessment unit shall, after considering the variation suggested by review unit, send the final draft assessment order to NEAC. And NEAC shall, upon receiving the final draft assessment order, finalize the order or may provide an OOBH. The assessee may, in case where show cause notice has been served, furnish his response
and National C Assessment Center shall, upon no response is received, finalize the assessment. In case of other, जो भी रिस्पॉन्स आया है वो किस तक के पहुंचाएंगे, असेसमेंट यूनिट तक के पहुंचाएंगे। तो भैया बात समझ लेना, जैसे ही ऑर्डर फाइनल हुआ एसएससी को भेजा, अब एसएससी या तो इसे एक्सेप्ट करेगा, एसएससी या तो इसे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, अगर उसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, असेसमेंट यहीं खत्म, उसको लाइबिलिटी इशू हो जाएगी। अगर नहीं तो ऐसे केसेस के अंदर में, ऐसे केसेस में अंदर में, राइट, जो भी रिस्पॉन्स आया असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर देंगे, राइट। The assessment unit shall, after taking into account the response furnished by taxpayer, make a revised draft assessment order and send it to NEAC। और जो भी फिर रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा, इन केस देयर इज नो मॉडिफिकेशन, yes, finalize the draft assessment order. In case there is a modification and it is not in the interest of assessee, it shall provide an opportunity of being heard to the taxpayer। और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा सर, जब तक ये क्या नहीं हो जाता, ऑर्डर फाइनल नहीं हो जाता, तब तक ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इसी बेसिस पे आपका क्या होगा, असेसमेंट ऑर्डर डन होगा। Where the eligible assessee file is objection with the dispute resolution panel, NEAC shall forward such direction to the dispute resolution panel and NEAC shall forward such direction to concerned assessment unit। The assessment unit shall, in conformity of the direction issued by DRP, prepare a draft assessment order and send a copy of such order to NEAC। मान लीजिए कि अगर मैटर किसके पास गया है सर, डीआरपी के पास गया है, डीआरपी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर ये मैटर डीआरपी के पास गया है तो डीआरपी की तरफ से जो भी ऑर्डर आया होगा वो ऑर्डर किसके पास पहुंचाया जाता है, असेसमेंट यूनिट के पास पहुंचाया जाता है। NEAC, upon receipt of draft assessment order, finalize the assessment order within the time allowed and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceeding। एक बार फाइनल हो गया, मान लीजिए अगर कोई पेनल्टी आने वाली होगी तो ये पेनल्टी को क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि भैया आप क्या करो, असेसमेंट यूनिट को कि अब आप पेनल्टी प्रोसीडिंग भी क्या करो, इनिशिएट करो। अब आप क्या करो, पेनल्टी प्रोसीडिंग भी क्या कर दो, इनिशिएट कर दो। NEAC shall, after completion, transfer all the electronic records of the case to AO having jurisdiction over the said case। अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा है और मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आ भी सकता है, बट मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपको एक बार का ये बता दूं कि ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो चुका है बेटा, ऑनलाइन हो चुका है। इज इट डन? एक बार से फटाफट गो थ्रू कर लो। यस मालिक, बढ़ते हैं आगे। अब अगर आप देखेंगे इसमें पेनल्टी प्रोसीडिंग कैसी रहेगी, पेनल्टी प्रोसीडिंग जो होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब भी पेनल्टी ऑर्डर आता है ना बेटा, जब असेसमेंट ऑर्डर निकलता है, दैट इज डिमांड ऑर्डर निकलता है, डिमांड ऑर्डर के नीचे ना एक लाइन लिखी हुई होती है। डिमांड ऑर्डर के नीचे ना, आप अपने ऑफिस में भी देखोगे तो सेम चीज होती है, डिमांड ऑर्डर के नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है। वो लाइन के अंदर में क्या लिखा हुआ होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो लाइन के अंदर में लिखा हुआ होता है पेनल्टी प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएटेड सेपरेटली। क्या लिखा हुआ होता है, बोलिए जल्दी से, पेनल्टी प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएटेड सेपरेटली, ऐसा लिखा हुआ होता है। अभी पेनल्टी प्रोसीडिंग में क्या होता है, जो असेसमेंट यूनिट होता है, राइट, जो असेसमेंट यूनिट होता है उसको ऑर्डर मिलता है किसके तरफ से बेटा, NEAC के तरफ से ऑर्डर मिलता है कि भैया आप पेनल्टी प्रोसीडिंग को क्या करो, चालू करो, आप पेनल्टी प्रोसीडिंग को क्या करो, इनिशिएट करो। उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, पेनल्टी प्रोसीडिंग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी के बेसिस पे वो लोग पेनल्टी क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। यस, any assessment unit in the course of assessment proceeding for non-compliance of any notice, direction, order issued under this scheme or the part of the assessee or any other person send recommendation for initiation of penalty proceeding against such assessee or any other person as the case may be to NEAC। तो NEAC को क्या जाता है बेटा, रिकमेंडेशन जाता है कि भैया इसके ऊपर क्या करो, पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करो। NEAC shall, upon receipt of such recommendation, serve a notice on the assessee calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed on him। तो उसको क्या किया जाता है, OOBS दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए ये नॉन कंप्लायंसेस है, इस पे पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। अब जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स तो आएगा ही। The response to the show cause notice furnished shall be sent to National E-Assessment Center to the concerned unit by National E-Assessment Center to the concerned unit which has made the recommendation for penalty। और उसके बेसिस पे असेसमेंट यूनिट डिसाइड करता है पेनल्टी लगाना है या पेनल्टी नहीं लगाना है। अगर पेनल्टी लगाना है, असेसमेंट यूनिट क्या करता है, पेनल्टी ऑर्डर NEAC को भेजता है और NEAC फाइनल पेनल्टी ऑर्डर किसके ऊपर लगाता है बेटा, असेसी के ऊपर लगा देता है। यस और नो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर ऑफ अपील।
जो भी ऑर्डर आपका निकलता था, याद आ रहा है आपको, जो भी ऑर्डर आपका निकलता था, आपके पास तीन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म थे, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। याद है आपको, आपके पास तीन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अपील, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन। बस, क्या जो ऑर्डर एनईएसी ने पास किया इसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो सर। सीआईटी अपील के पास जाना होता है आपको अपील करने के लिए, 30 डेज के अंदर में ये अपील पॉसिबल है। An appeal against the assessment made by NEHA under the scheme shall lie before CIT appeal, having jurisdiction over the jurisdictional AO. Having jurisdiction over the jurisdictional AO. All communication. अच्छा, अब ये अपील का पूरा जो चैप्टर है हम लोग आगे देखने वाले हैं। अपील का ये जो पूरा चैप्टर है हम लोग आगे कैरी आउट करने वाले हैं। All communication between NESE etc. shall be exchanged exclusively by electronic mode. तो जितने भी कम्युनिकेशन होंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर में होता है, फिजिकल में कोई कम्युनिकेशन होता नहीं। साथ साथ में पर्सनल अपीयरेंस बिल्कुल अलाउड नहीं है। जहां पे पहले असेसमेंट के अंदर में पर्सनल अपीयरेंस होता था, अब वहां पे पर्सनल अपीयरेंस बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप पर्सनल अपीयरेंस में जा नहीं सकते। हालांकि आप स्पेशली रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया एक काम करिए, मेरे को एक मौका दीजिए, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सामने से समझाना चाहता हूँ, मैं ये पॉइंट लिख नहीं पाऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि भैया मैं सामने से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज ट्राई कीजिए, मेरे को ऑप्शन दीजिए। तो ऐसे केस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उठ के नजदीकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही जाना होगा। A person shall not be required to appear either personally or through authorized representative. In case where variation is proposed or final draft assessment order or revised order, an opportunity is provided to assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why assessment should not be completed as per the final draft assessment order. The assessee or his representative, as the case may be, shall be entitled to seek personal hearing so as to make oral submission or present his case before income tax authority in any of the unit under the scheme. And such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing, including the use of any telecommunication application software which support video telephony. तो अगर मान लीजिए कोई फाइनल ऑर्डर आता है या ड्राफ्ट ऑर्डर आता है और आप कहते हैं कि हाँ यार मुझे क्या करना है, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे उनसे पर्सनली बात करनी है, तो आपको ये ऑप्शन क्या किया जाता है सर, दिया जाता है। आपको ये ऑप्शन क्या किया जाता है सर, दिया जाता है। और इस ऑप्शन के तहत आपको स्ट्रेट अवे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। तो ये था सर आपका असेसमेंट प्रोसीजर वाला पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ पे हमारा असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आप देखेंगे हमारा जो पेंडिंग है वो सिर्फ 153 वाला पार्ट पेंडिंग है, जो आगे के टॉपिक से कनेक्टेड है। बाकी अगर आप देखोगे हमारा पूरा असेसमेंट प्रोसीजर का चार्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरा असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट आया है तो वो भी हम लोगों ने देखा है। कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट आया है तो वो भी हम लोगों ने देखा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इसके अंदर में क्या बाकी है सर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर बाकी है। इसके अंदर में क्या बाकी है सर, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर बाकी है। तो क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट मैं चाहूंगा कि आप पहले एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो टॉपिक, और इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन लें। तो क्वेश्चन एंड आंसर असेसमेंट प्रोसीजर के मैं अभी नहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन एंड आंसर जो है मैं मे बी नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कम्युनिकेट करूंगा, राइट? या आप चाहें तो मैं अभी भी कर सकता हूं, जैसा आप बोले। एक काम करते हैं, अभी ही क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट भी खत्म करते हैं, मतलब असेसमेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आई मे बी ट्रैवलिंग तो हो सकता है कि जो लेक्चर जिनके अंदर में चेंजेस ना हो वो मैं आपको क्या कर दूं, इसके पहले अपडेट कर दूं, ताकि आपका ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, आपका ये जो पूरा फास्ट ट्रैक वाला पार्ट है, ये कंप्लीट होने में कोई दिक्कत ना आए। तो आई मे बी ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन, तो ऐसा भी हो सकता है कि असेसमेंट के बाद वाले टॉपिक जिसके अंदर में चेंजेस ना आए वो मैं आपको सबसे पहले लगा दूं, और उसके बाद ही हम लोग क्या करें, आगे के टॉपिक जिसमें चेंजेस है, अमेंडमेंट है, वो मैं इसके बाद दूं। जैसे अगर आप देखेंगे पीजीबीपी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके अंदर में अमेंडमेंट्स है, तो वो मैं वैसे भी बाद में ही लेने वाला हूँ, 16 तारीख के बाद में। और अभी मैं वो टॉपिक सबसे पहले डाल दूंगा जिसके अंदर में चेंजेस नहीं है, ताकि क्या होगा, जब मैं ट्रैवलिंग के अंदर में होऊंगा आप में से किसी भी बच्चे का क्या नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट? तो इन चेंजेस, अब जैसे अगर आप देखेंगे अपील के अंदर में चेंजेस है, तो चेंजेस वाले टॉपिक को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, बाद में कर लेंगे, और अभी ये क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं रादर देन मेकिंग देम इन फ्यूचर। चलो आओ बेटा,
रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। The regular assessment of MNO Limited for the assessment year 24-25 was completed on 13th November 2024. There was an audit objection by the revenue audit team that interest on loan should be disallowed partly as there was a diversion of fund to the sister concern without charge of interest based on the above fact. State with reason whether AO can issue the notice under 148 on the basis of audit objection of the revenue audit team. If the action of the above is not permitted, what is the option open to the revenue department to deal with the said audit objection? चलिए बताइए क्या होगा। चेक कर लीजिए क्वेश्चन अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। है ना बेटा? तो अब अगर आप देखेंगे द रेगुलर असेसमेंट वॉज कंप्लीट हो चुकी है, फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन आया और उसके बेसिस पे एओ 148 ओपन करना चाहता है। याद रखिए 148 हम कब ओपन करते हैं? 148 हम तब ओपन करते हैं व्हेन एओ हैज इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। क्या इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट में ऑडिट ऑब्जेक्शन भी एक पॉइंट है, हाँ या ना? चेक कर लो। ऊपर चलो, ऊपर चलो। An audit objection to effect that assessment in case of assessee has not been made in accordance with the provision of the act. क्या ये one of the reason है? Answer is yes. तो 148 ओपन किया जा सकता है। आंसर इज यस, 148 क्या किया जा सकता है? ओपन किया जा सकता है। इफ द अबाउ वन इज नॉट परमिटेड, अब अबाउ वन ही परमिटेड है तो दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं। जस्ट इन केस दूसरा कुछ करना भी है, राइट, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? रिवीजन कर सकता है अंडर 263। रिवीजन कर सकता है अंडर 263। तो आइए लिखते हैं, आइए लिखते हैं इसको। प्रॉब्लम नंबर 1, असेसमेंट ऑब्लिक रीअसेसमेंट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 147 by sending a notice under section 148, by sending a notice under section 148. The notice under section 148 can be sent only if assessing officer has evidence which suggests that income has escaped assessment. Explanation to section 148 says audit objection, audit objection which indicate that income is not computed properly shall be treated as an evidence for AO to carry out assessment under section 148. To carry out assessment under section 147. Alternatively,
revenue department can also seek the power under section 263 wherein CIT can exercise the power of revision. The power of revision of order. है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंसेप्ट बेस्ड है पार्शियल मर्जर के ऊपर। Examine critically as per the provisions of the act. Can AO issue notice under 148 to reopen the same assessment order on the same grounds for which CIT has issued the notice under 263? हमने डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर के अंदर में ऑलरेडी पढ़ा है। इफ अ पर्टिकुलर मैटर इज ऑलरेडी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिवीजन, 263 में क्या कवर होता है? रिवीजन। उस सेम मैटर का क्या नहीं हो सकता? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम नंबर 2, as per section 148, assessment oblique reassessment of any matter is possible except the matter which is taken up for revision or appeal. The doctrine of partial merger provides those matter which are considered for appeal or revision cannot be considered for assessment or reassessment under section 147. चेक कर लो मालिक। चलो आते थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। रीड द क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ ताई लिमिटेड। देखो बेटा, ताई लिमिटेड के ऊपर एक क्वेश्चन है। एक्चुअली ये ताज होना चाहिए। डन है सर। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है?
सर ये क्वेश्चन मिक्सचर है 143 टू के टाइम लिमिट का और 292 डबल बी का। ये जो क्वेश्चन है ये एक मिक्सचर है। ये अगेन क्वेश्चन आपके नए मॉड्यूल के अंदर में भी दिया है, जो नए मॉड्यूल आईसीएआई ने निकाले हैं उसके तहत भी आया हुआ है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। TRAI Limited filed the return for the assessment year. The return is selected for regular assessment, for which notice is served on the company on 3rd October. Okay. The company responded to the notice. State whether the service of notice is within time. If not, whether the assessment order can be challenged by assessee. तो आ जाओ लिखते हैं साथ साथ में। The time limit for serving the notice under section 143 subsection 2 is within 3 months, is within 3 months from the end of financial year. 3 months from the end of financial year in which return is filed. 3 months from the end of financial year in which the return is filed. The ROI for assessment year 23-24, the ROI for assessment year 23-24, is it the 23-24? Yeah. The ROI for assessment year 23-24 is submitted on 26th, no, 3rd October. Okay. Is submitted on 6th June 2023. 6th June 2023. Therefore, the notice under section 143 subsection 2 has to be served maximum by 30th June 2024. That has to be submitted maximum by 30th June 2024. Hence, the notice issued the notice issued right, check कर लो, shall be valid. The notice issued shall be valid. The notice issued shall be valid. क्योंकि नोटिस कब इशू हुई है मालिक? द कंपनी रिस्पॉन्डेड टू द नोटिस 3rd October 2023 को ही कर दी गई है, जबकि हम कब तक के इशू कर सकते हैं? 2024 तक के कर सकते हैं। State whether service of notice is in time. Yes. If not, whether the assessment can be challenged by the assessee.
In this case, notice is served on time. Had notice not served on time, assessee would have challenged the notice. In this case, it is not possible. Hmm. Then अब यहाँ पे 292 डबल बी वाला पॉइंट कहाँ आया? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 292 डबल बी वाला पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो कि भैया ऐसा हो सकता है ना, नोटिस तो विद इन टाइम है पर नोटिस के अंदर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा पॉसिबल है ना, दैट नोटिस विद इन टाइम है पर नोटिस के अंदर में क्या है मालिक, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे केस में आप वो एक पॉइंट यहाँ पे एडिशनली मेंशन कर सकते हो, राइट, where assessee has appeared in any proceeding or cooperated in any proceeding, then he shall be precluded from saying that notice is not served or duly served। वो एक पॉइंट आप चाहो तो एडिशनली मेंशन कर सकते हो, वो एक पॉइंट आप चाहो तो एडिशनली क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। हालांकि इस केस में उसकी एज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर चाहो तो इस केस में वो कर पाओगे आप। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन राम के ऊपर। तो भैया देखिए राम लल्ला आ रहे हैं, राम के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चेक करिए। ये जो क्वेश्चन है असेसमेंट पे भी है और रिटर्न पे भी है। कोई केस लॉ था जो मैंने आपसे बोला था, याद रखना है, ट्राई करो। Ram, an individual, filed his return of income for the assessment year. He later discovered that he has not claimed the deduction in ATC. He claimed the said deduction through a letter addressed through AO. AO completed the assessment without allowing the deduction claimed by Ram. Is AO justified? बिल्कुल justified रहेगा। गॉड्स इंडिया का केस है, अगर आपको याद हो तो, गॉड्स इंडिया का केस है अगर आपको याद हो तो गॉड्स इंडिया के केस में हम लोगों ने क्या किया था मालिक, गॉड्स इंडिया के केस में हम लोगों ने देखा था कि भैया अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना भी है, इट कैन बी डन ओनली थ्रू फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। यस, तो क्या यहाँ पे एओ करेक्ट है सर? एओ बिल्कुल करेक्ट है। एज पर सेक्शन 139(5), assessee can file revise return if he has found any error or omission in the return filed 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, whichever is earlier। In these cases, the assessee has filed a letter seeking deduction
it was held in God's India judgment that a fresh claim before AO can only be made through revise return. Hence, the action of AO is correct in law है ना बेटा। अगर ऐसा कुछ करना भी था, सिर्फ और सिर्फ कैसे कर सकते थे? बाय यूजिंग अ रिवाइज रिटर्न। डन मालिक। चलो, तो यहाँ क्वेश्चन के हमारे चारों क्वेश्चन भी क्या होते हैं मालिक? ओवर होते हैं। चारों भी क्वेश्चन क्या होते हैं मालिक? ओवर होते हैं। अब ध्यान से सुनिए यहां से, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो लोग रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब देख रहे हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो ये लाइन पे ही मिलना है। कुछ और क्वेश्चन के अंदर में दिए हुए हैं, वो आप प्लीज जरूर सॉल्व करिएगा इसके ऊपर, स्पेशली 143 वाले, 144 वाले, 147 वाले। कुछ और क्वेश्चन आपने जरूर इसके साथ क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। राइट। आई माइट बी ट्रैवलिंग, तो आपको हो सकता है जिन लाइक अब कुछ और टॉपिक आए जिसके अंदर में चेंजेस नहीं है, तो हो सकता है अगले 1 से 2 दिन हम लोग वो टॉपिक अपडेट करें इसके बाद, जिसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है, विच मे बी फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस, विच मे बी फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेस, जिसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। एक बार ये खत्म हो जाता है उसके बाद में वो टॉपिक्स हम सारे उठाएंगे जिसके अंदर में चेंजेस है। यस, हम वो सारे टॉपिक उठा लेंगे जिसके अंदर में क्या है बेटा? चेंजेस है, और वो फिर क्या करेंगे? हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस, इज दैट डन? चलो जी। तो एक बार आज आपको क्या करना है सर? असेसमेंट कंप्लीट करना है, और मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।